नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नए थ्योरी। CC3 अपना चल रहा था, लर्निंग एंड टीचिंग का। तो दोस्तों, उसी में ब्रूस टकमैन की एक थ्योरी है ग्रुप डेवलपमेंट की। ग्रुप के विषय में इन्होंने बताया है। और उन्होंने ब्रूस टकमैन, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, 1965 में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे और मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने बहुत ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी दी, जिसे बहुत से लोगों ने अपनाया, अपने व्यवहार में उसको कहें तो एक बार उसका उपयोग किया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उनके जो है ग्रुप डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके विषय में। ब्रूस टकमैन्स रिवाइज मॉडल फॉर ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट के लिए ब्रूस टकमैन ने थ्योरी दी। उसमें 5 स्टेजेस बताए उन्होंने। पहला है दोस्तों फॉर्मिंग, अर्थात समूह, किसी समूह का निर्माण करना किसी उद्देश्य के लिए। दूसरा है स्टॉर्मिंग, समूह की भूमिका, उस समूह में कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, किसके पास कैश की जिम्मेदारी होगी। इस तरीके से किसी उद्देश्य हेतु एक समूह का निर्माण होता है। निर्माण के बाद उसमें पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, काबिल, जो उसके लिए काबिल हो, ऐसे व्यक्ति को उस समूह में जिम्मेदारी दी जाती है। अगला है दोस्तों नॉर्मिंग, समूह के द्वारा कार्य की शुरुआत। इतनी प्रक्रिया होने के बाद समूह के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए वो समूह बना है उस कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। और परफॉर्मिंग, वो समूह परफॉर्म करने लगता है एक दूसरे से की मदद से, कोऑपरेशन से समूह के द्वारा कार्य की पूर्ति हो जाती है। और लास्ट में होता है मॉर्निंग, समूह का कार्य समाप्त हो जाता है। जिस कार्य के लिए इस समूह का संगठन होता है वो कार्य की पूर्ति होने के बाद वो समूह समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि 5 स्टेज उन्होंने बताए, मैं इसके विषय में एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बता देता हूं। लास्ट में वीडियो के अंत में मैं जो है आपको नोट्स दे दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो दोस्तों, फॉर्मिंग के विषय में पढ़ता हूं। फॉर्मिंग, इस अवस्था में समूह पहली बार एक साथ आते हैं। लोग एक दूसरे के विषय में जानते हैं, मतलब जान पहचान होती है। जिस कारण हम इकट्ठा हुए हैं उसका कारण जानते हैं। किस लिए समूह एकत्र हुए, इतने लोग एकत्र हुए हैं, उसका हम कारण जानते हैं। और किस उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं उसके विषय में चर्चा होती है। उपायों पर बुद्धि मंथन करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है उसके लिए, क्योंकि जो समूह में है अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग एबिलिटीज के लोग एकत्र होते हैं। किसी में बोलने की क्षमता अच्छी होती है तो किसी में लिखने की क्षमता अधिक होती है। किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो किसी का सोशोलॉजी अच्छा होता है, मतलब वो समाज से इंटरेक्ट जल्दी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब समूह एकत्र होते हैं तो एक दूसरे से परिचर्चा के माध्यम से उनकी एबिलिटीज के विषय में पता चलता है और बुद्धि मंथन किया जाता है कि जिस किसी भी कार्य के लिए ये समूह एकत्रित हुआ है उसके लिए क्या उपाय योजना की जाए, और कार्य करने के लिए निश्चित रचना करते हैं। और अपना समूह में क्या स्थान है यह निश्चित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो सभासद के रूप में ही क्यों न हो, सदस्य के रूप में क्यों न हो, क्योंकि समूह का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। और यह बहुत सामाजिक समय होता है समूह जीवन में। यह एक सामाजिक समय होता है, सोशल टाइम होता है समूह के जीवन में। एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। पहले तो
झोपड़पट्टियों में सब रहते थे, तो झोपड़पट्टियां तोड़ करके जब बिल्डिंग में दिया जाता है तो एक बिल्डिंग में जैसे 140 फ्लैट्स हैं तो वो 140 लोगों का ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो 140 लोगों का ग्रुप है, उसमें भी चुनाव होता है, उसमें भी मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं और मंथली मीटिंग होती है और खर्च का ब्यौरा रखा जाता है। तो वो जो 140 लोग हैं उन्हीं में से 11 लोग 15 लोग चुने जाते हैं और वो 15 लोग 3 लोगों को चुनते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कैशियर, जिन पे इस सोसाइटी की पूरी जिम्मेदारी होती है। और पैसे का लेन देन हो, कोई बड़ा काम करना हो तो इनके मीटिंग के द्वारा इस समूह को एकत्रित करके सबको बता करके वो चीजें की जाती हैं। अगला है दोस्तों स्टॉर्मिंग, समूह की भूमिका। जैसे ही समूह व्यवस्थित होना शुरू होता है और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को जानने लगते हैं, उनके भीतर समूह में अपने स्थान को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। एक दूसरे को जानते हैं तो सभी को बड़ा पद चाहिए, सब चाहते हैं, भले उनमें एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन वो उस पद के लिए प्रयासरत रहते हैं और उसके लिए प्रतिस्पर्धा, अपने स्थान को लेकर के प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। वैमनस्यता निर्माण होती है, किसी बात पर तू मैं भी होती है, समूह में होता ही रहता है। कुछ सदस्यों के मध्य नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो नेतृत्व क्षमता उनके अंदर एबिलिटी वो होती है और दूसरे भी इसे स्वीकार करते हैं। यदि इस अवस्था में तनाव निर्माण नहीं हुआ तो समूह संप्रेषण और कार्य और एक दूसरे का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब समूह बनता है तो एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। समूह में जब हम आ जाते हैं तो एक दूसरे के भावनाओं का आदर तो करना ही है, वो समूह डिसिप्लिन एक तरीके का होता है, उसे निभाना जरूरी होता है। प्रत्येक सदस्य की भूमिका से संतुष्ट होते हैं, प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका से संतुष्ट होता है। तीसरी और चौथी अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस अवस्था के संघर्ष यहीं पर समाप्त होना आवश्यक है। जब अगला मतलब नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग पे आना है तो स्टॉर्मिंग पे जो वैमनस्यता है, जो उसमें प्रतियोगिता की भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, उसको इसी स्टेज पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि आगे भी अगर वो जारी रहा तो समूह का जो उद्देश्य है वो वहीं रह जाएगा, समूह किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगा। अगला है दोस्तों नॉर्मिंग। जब समूह बन गया तो आगे क्या होता है? दूसरे तनावपूर्ण अवस्था के बाद समूह के सदस्य समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित हो जाते हैं। यह तनावपूर्ण स्टॉर्मिंग जो तनावपूर्ण होता है लेकिन वो जरूरी है। जो डिफिकल्टीज हैं, जो उसमें मतभेद हैं, उन्हें दूर करके आगे की ओर बढ़ा जाता है। अच्छा, वे किसी कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तीसरे स्तर पे वो किसी कार्य पर सहमत हो जाते हैं और इस अवस्था में अव्यवस्थित संघर्ष समस्या निर्माण कर सकते हैं। बाद में एक ही कार्य को सभी मिलकर करने की शुरुआत करते हैं। इस अवस्था में समूह मिलजुल करके एक किसी कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं। परफॉर्मिंग में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है कि समूह कार्य कुशलता के द्वारा सफलता प्राप्त करता है और कार्य पूर्ण होता है। इस अवस्था में, परफॉर्मिंग की अवस्था में, जो जिस उद्देश्य के लिए समूह बना है उस कार्य को पूरा करने की जद्दोजहद लगी रहती है और पूरा होता है। इस अवस्था में यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा सदस्य किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, कौन सा सदस्य किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसकी सुविधाएं, उसका फायदा समूह लेता है और उसकी योग्यता का समुचित उपयोग वो समूह कर सके, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जो पहले से निर्धारित है और कौन से कार्य हैं, कितना समय देना है, और यह भी जरूरी है कि उनके द्वारा संघर्ष निर्माण होने की संभावना कम हो। परफॉर्मिंग में क्या होता है कि
सबकी एबिलिटीज अलग अलग हैं। अच्छा, किसमें क्या एबिलिटीज है, कौन किसके लिए स्पेशलिस्ट है, उसकी सुविधाओं को समूह उसकी सुविधाओं का लाभ लेता है बिना मतभेद हुए। लास्ट है दोस्तों मॉर्निंग, समूह के कार्य की समाप्ति होती है। समूह का कार्य यदि समायोजित ढंग से पूर्ण होता है, यदि समूह एक साथ कार्य करने में सफल होता है, तो तनाव और संघर्ष के होते हुए भी, तनाव और संघर्ष तो होता ही है, पक्का है, लेकिन हम देखते हैं कि एक दूसरे से बिछुड़ने पर दुखी होते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह एकत्र आया, उसने वो कार्य किया, लेकिन मतभेद है, मतभेद सब में होते हैं, लेकिन अगर वो बिछुड़ रहे हैं तो भी उनमें एक दूसरे के प्रति दुखी होते, बिछुड़ने का दुख होता है। यहाँ पर एक दूसरे का आदर जो हमने प्राप्त किया वह महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे का जो आदर की भावना प्राप्त की है वो महत्वपूर्ण होता है। भविष्य में भी व्यक्तिगत तुलना में अधिक साधारण होते हैं। इस कार्य को औरों की तुलना में स्मरणात्मक माना जाता है। ये जो समूह के द्वारा जो सबके सहयोग से कोई कार्य होता है तो इसे जो है स्मरणीय माना जाता है कि सब समूह ने, पूरे समूह ने मिल करके कोशिश की और काम हो गया। इस कार्य को ऐसे हमें लोगों से प्रत्युत्तर प्राप्त होता है, ऐसा दूसरे लोगों से हमें सुनने को मिलता है। बड़े समूह से छोटे समूह की निर्मित होती है, बड़े समूह से छोटे समूह की निर्मित होती है। अपने रुचि के अनुसार व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे ग्रुप, बड़े ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप भी बनते हैं, समान उद्देश्य वाले। तो दोस्तों ये ब्रूस टकमैन महोदय ने ये 5 अवस्थाओं को बताया है ग्रुप डेवलपमेंट में। अब दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो ग्रुप डेवलपमेंट है उसमें टीचर का क्या रोल है या शिक्षा का क्या रोल है ये ग्रुप डेवलपमेंट का। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक सॉफ्ट बनाया है, शॉर्टकट याद रखने के लिए, क्योंकि ये बड़ा बन जाता है। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम 5 नंबर का या 10 नंबर का रोल ऑफ टीचर, तो मेरे ख्याल से 5 नंबर का ही आएगा। अगर सिर्फ पूछा कि रोल ऑफ टीचर इन ग्रुप डेवलपमेंट, तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप एक पैराग्राफ, मतलब कम से कम 1.5 या 2 पेज का आपको लिखना है। 1.5 पेज भी पर्याप्त है, लेकिन वो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और ये दोस्तों मैं पॉइंट्स बता देता हूँ और ये शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि याद रखने के लिए, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हैं तो वहां पे अगर सोचने लगेंगे और बनाने लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इन पॉइंट्स के माध्यम से आप पैराग्राफ के वाइज 4-5 पैराग्राफ बना देंगे तो भी आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों देखते हैं रोल ऑफ टीचर में क्या आता है। स्विफ्ट ईगल याद रखने के लिए यस से शुरू करते हैं। सोशलाइज इंडिविजुअल, ग्रुप में व्यक्ति सामाजिकता, व्यक्ति जो है समाज से इंटरेक्ट होता है, व्यक्ति का समाज से अंतरक्रिया होती है ग्रुप में, समूह में। दूसरा है दोस्तों W, इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में सुधार करना। ग्रुप के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से जो व्यक्तिगत कार्य है, कार्य कुशलता है, उसमें सुधार आता है। I, आइडेंटिफाई स्टार्स एंड आइसोलेट्स, ग्रुप में ये पहचान हो जाती है कि कौन कितने पानी में है। लोकप्रिय और अलोकप्रिय, कौन लोकप्रिय है और कौन अलोकप्रिय है, किसे लोग नहीं चाहते हैं, इसकी पहचान समूह के माध्यम से होता है। अगला है दोस्तों फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, समूह के माध्यम से ही मित्रता, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन ज्यादा कोऑपरेटिव है, कौन अलग रहना पसंद करता है, वो ग्रुप में ही समझ में आ जाता है। अगला है दोस्तों थिंकिंग प्रोसेस डेवलपमेंट,
ग्रुप में चिंतन प्रक्रिया का विकास ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर वार्तालाप होता है, मतभेद होता है, कभी साम्य होता है, कभी एक दूसरे की विचारधाराएं किसी की मिलती हैं लेकिन किसी किसी की विपरीत होती हैं। इससे ज्ञान में भी वर्धन होता है, अर्थात ज्ञान बढ़ता है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया का विकास होता है। रिड्यूस एनमिटी, अगर ग्रुप में है तो बैर और शत्रुता, इस चीज को हटाना चाहिए, क्योंकि किसी एक उद्देश्य के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं समूह में, और समूह का फर्स्ट एंड लास्ट जो जिसे लक्ष्य कहते हैं, टारगेट है, वो वही उद्देश्य होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। टू नो एबिलिटी ऑफ एवरीवन, समूह में जब हम रहते हैं तो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जब वो ग्रुप में हम बातचीत करते हैं, तो प्रत्येक की योग्यता को हम जानते हैं। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता को हम जान लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिलता है और परामर्श भी मिलता है। कोई उसमें उदासीन होता है तो उसे भी मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, नई राह मिल जाती है। किसी वजह से अगर वो उदास है तो उसकी भी काउंसलिंग उस ग्रुप में हो जाती है। अगला है हेल्प टू सेट लेजिमिलेट गोल्स, न्याय संगत लक्ष्य निर्धारित करने की सहायता करना। अगर समूह बना है, समूह किसी उद्देश्य के लिए क्या कार्य कर रहा है, तो उसमें बेईमानी की भावना नहीं होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। कोई भी शॉर्टकट तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एकत्रित हुए ही हैं कि बाय रूल हम किसी कार्य, किसी उद्देश्य की पूर्ति कर सके। और अगला है दोस्तों लास्ट, इंकरेजमेंट। इस समूह के माध्यम से, अगर हमें समूह के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कुछ परेशानी आ रही है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं, और जो काम नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है। तो दोस्तों ये रोल ऑफ टीचर है, एक शिक्षक की भूमिका ग्रुप डेवलपमेंट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्रूस टकमैन के जो मॉडल है ग्रुप डेवलपमेंट का, 5 स्टेजेस, उसके विषय में पढ़ा, और उसमें टीचर की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है, उसके विषय में हमने विस्तार से जाना। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दाल छोटी, टमाटर